भाग 3 कार्यप्रणाली चैप्टर 11। नए ट्रेडर ज्यादातर हार मान लेते हैं और अमीर ट्रेडर कामयाब होने तक लगे रहते हैं। अमीर ट्रेडर ट्रेडिंग करने से ज्यादा सोचने में वक्त लगा रहा था और एक बार फिर से उसके दिल में ये ख्याल आ रहा था कि क्या ट्रेडिंग वास्तव में उसके लिए है। उसे ट्रेडिंग करना पसंद था, वह कामयाब होने के लिए बेचैन था, मगर उसने तय किया कि वह अपना कुछ और समय पढ़ाई में बिताएगा। उसने ऑनलाइन ढूंढकर ट्रेडिंग की कुछ मशहूर किताबें निकाली और कुछ वेबसाइट खोजी जिन पर स्टॉक चार्ट मुफ्त में उपलब्ध थे। उसने बुद्धिमान ट्रेडरों की लिखी बातों को भी पढ़ा और दाम की चाल को बेहतर समझने के लिए उसने चार्ट का भी अध्ययन किया। वह एक ऐतिहासिक रूप से सफल ट्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए काम करने लगा। उसने पोजीशन साइज को छोटा रखते हुए एक सटीक रिकॉर्ड बनाने के लिए अपने ट्रेडिंग सिस्टम को बैक टेस्ट किया और फॉरवर्ड टेस्ट भी किया। अब उसे समझ में आ गया था कि कामयाब ट्रेडर बनने के लिए क्या कीमत देनी हो, पढ़ाई, अनुभव और धैर्य। वह यह कीमत अदा करने के लिए तैयार था। नए ट्रेडर के पास हफ्ते के अंत की छुट्टी भी थी और वह पढ़ाई करने के लिए तैयार था। उसके पास पढ़ाई वाले टेबल पर ट्रेडिंग की ढेर सारी किताबें, कई फाइनेंशियल मैगजीन और उसका पसंदीदा वित्तीय अखबार भी था। उसकी योजना कुछ वेबसाइट पर जाने की भी थी। एक बढ़िया नाश्ते और थोड़ी सी कॉफी के बाद वह तैयार हो गया। अपने जर्नल को पलटते हुए उसने खाली पन्ना निकाला और उसमें नोट्स लिखना शुरू करा। बहुत सारे चार्ट्स को पढ़ने के बाद उसे ट्रेंड दिखाई देने लगा। ज्यादातर स्टॉक ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, वह धीरे बढ़ते हैं या तेजी से बढ़ते हैं। उनका प्राइस रेंज काफी कम या ज्यादा हो सकता है, मगर वो लंबे समय में आगे ही बढ़ते हैं। दाम के रेंज को निर्धारित करने में मूविंग एवरेज की भी भूमिका उसे नजर आ रही थी। उसे इन लाइनों को उछलते हुए दाम दिखाई दे रहे थे। वह जादुई थे, मगर उसका अनुमान लगाना भी संभव था। 10 दिन, 21 दिन या 50 दिन के मूविंग एवरेज के स्टॉक के दाम को सबसे ज्यादा प्रभावित करते थे। उसने जब एक लंबी समय सीमा के लिए अपने चार्ट को और फैलाया तो उसने देखा S&P 500, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, नैस्डैक जैसे स्टॉक इंडेक्स के दाम की चाल को देखने लगा तो ऐसा लगा कि 100 दिन और 200 दिन के भी मूविंग एवरेज पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की भूमिका निभाते हैं। वह यह समझ में आया कि कोई स्टॉक या इंडेक्स इन लाइनों को तोड़ दे तो उनका रुझान एक संभावित में बदलाव संकेत हो सकता है। यह सारी जानकारी शानदार थी। उसने पाया कि छोटी कंपनियों के स्टॉक बड़ी कंपनियों के स्टॉक से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। उसने यह भी गौर किया कि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों से ज्यादा रेंज के अंदर रहती हैं। उसे उस सुबह उसने एक के बाद एक चार्ट देखते हुए 4 घंटे बिता दिए और यह करते हुए जो पैटर्न उसने पहली बार गौर किया उसे वह हैरान रह गया। उसकी नजर बॉलिंजर्स बैंड पर पड़ी, क्योंकि ज्यादातर बार यह तब सामने आया जब उसकी शेयर की कीमत ऊपरी रुझान के दौरान बैंड के शीर्ष बिंदु के पास और निचली रुझान के दौरान बैंड के निम्न बिंदु के पास होती थी। वह इन तकनीकों के संकेतों को देखने लगा, मूविंग एवरेजेस, बॉलिंजर बैंड्स, MACD और RSI। जब उसे बहुत जोर से भूख लगी तब उसने लंच करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया। दोबारा गर्म करके पिज्जा के 3 टुकड़े खाने के बाद वह फिर से और शोध करने के लिए तैयार था। एक सामान्य ट्रेडर की वेबसाइट पर उसकी नजर कुछ चार्ट पैटर्न्स पर गई और उसे हर पैटर्न्स को पढ़ा। जिस पैटर्न को उसने पढ़ा वह निम्नलिखित है: कप विद हैंडल्स, असेंडिंग ट्रायंगल्स, हेड एंड शोल्डर्स, फ्लैग एंड पीनट्स, डिसेंडिंग ट्रायंगल्स और वेज फॉर्मेशन। उसने ट्रेडर मनोविज्ञान के सिद्धांतों को पढ़ा जिनको इन पैटर्न को बनने के लिए जिम्मेदार समझा जाता है। वह सोचने लगा कि ये कितना कारगर है, क्या वह इसे अपनी सफल प्रणाली बनाने के लिए शामिल कर सकता है। उसने सोचा कि बतौर टेक्निकल ट्रेडर वह इन पैटर्न का इस्तेमाल कर पाएगा। उसे बस एक अपना कंफर्ट जोन ढूंढना था। उसे एक ऐसी ट्रेडिंग तकनीक की तलाश थी जिसपे वह उसे विश्वास भी हो और उसे सफलता भी मिले। उसे एक ऐसी योजना की जरूरत थी जिसमें उसकी जीत की संभावना ज्यादा हो, क्योंकि उसे हारना पसंद नहीं था। वह एक प्रणाली के तहत ट्रेडिंग करना चाहता था जिसमें जीत की संभावना 60% तक हो और नुकसान की तुलना में मुनाफे की राशि दोगुनी हो। उसे पता था कि उसे क्या चाहिए, अब उसे बस ढूंढना था। अभी तक उस ऊपरी रुझान के अधिकतम वॉल्यूम वाले स्टॉक उसे आकर्षित करते थे। उसे ऐसे स्टॉक की ट्रेडिंग करना अच्छा लगता था जिन्हें हर कोई खरीदना चाहता हो। उसे कंपनी के व्यापार की मजबूत बुनियाद पर आधारित सौदे पसंद थे और वो अपने स्टॉक को बाजार के ऊपरी रुझान में रहते हुए देखना पसंद करता था। उसने अपने नोट्स को दोबारा देखा और खुश हुआ। उसने यह सीख लिया था कि बुनियादी तथ्य और कमाई की संभावना से उसे यह पता चल सकता है कि क्या खरीदना है, मगर कब खरीदना है ये जानने के लिए उसे
हमें चार्ट और तकनीकी संकेतों की आवश्यकता होगी। समर्थन मूल्य या फिर नई ऊंचाई का वॉल्यूम का बहुत अधिक बढ़ जाना खरीदारी के ही संकेत थे। जो अधिक वॉल्यूम वाले स्टॉक उसकी नजर में थे, वे आमतौर पर 10 दिन के मूविंग एवरेज पर नीचे आते थे। हालांकि कुछ बहुत तेजी वाले स्टॉक कभी कभी नीचे आते थे। क्या उसके पास ऐसे स्टॉक की ट्रेडिंग करने की हिम्मत थी? उसे नियम की जरूरत थी और उन्हें उन सौदों को ढूंढना था जिनकी सफलता की संभावना सबसे ज्यादा थी। उस दोपहर को उसने कई ट्रेडिंग किताबों को एक के साथ एक बार पढ़ना शुरू किया। उसने मुख्य प्रश्न पढ़ा और विषय सूची पढ़ी, लेखक का विवरण पढ़ा। उसने हर किताब के 2 चैप्टर पढ़ डाले। शाम होते होते उसने 5 पसंदीदा किताबों को भी चुन लिया। उसने आधी रात तक वह किताब पढ़ता रहा। ट्रेंड ट्रेडिंग के सिद्धांत, धन प्रबंधन और चार्ट की पढ़ाई के नए ट्रेडर को पसंद आए। उसने तय किया कि वह एक ट्रेंड ट्रेडर बनेगा और रुझान के हिसाब से ही पैसा कमाएगा। वह चार्ट की मदद से खरीदने और बेचने को फैसला लेगा और कुछ समय सीखने के बाद उसे समझ में आ गया कि उसकी राय मायने नहीं रखती थी। जो चीज मायने रखती थी वह थी खरीदार किसी स्टॉक के लिए कितना दाम देने को तैयार है और बेचने के कितने दाम पर किसी को बेच रहे हैं। दाम ही सच्चाई थी और निजी राय का कोई मूल्य नहीं था। वह स्टॉक मार्केट को एक प्रजातंत्र की तरह देखने लगा, जिसमें वॉल्यूम किसी शेयर को रोज बिकने की संख्या, किसी दिशा में डाले गए वोट की संख्या को दर्शाता था। स्टॉक के दाम किसी कंपनी के अंतर्निहित मूल्य पर निर्भर नहीं करते थे। भविष्य में उस स्टॉक में से कितना पैसा कमाया जा सकता था, इस बारे में सभी ट्रेडरों की राय स्टॉक के दाम पर तय होता था। क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी के मूल्य से ज्यादा डर और लालच स्टॉक के दाम को प्रभावित कर दें? यह मामला उसे रोचक लगा क्योंकि उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। और कौन सी चीजें दाम तय करती, बाजार के बारे में सोचते हुए उसका सर घूम रहा था। किताब हाथ में लिए वह अपनी कुर्सी पर ही सो गया। अगली सुबह जब वह कुर्सी पर जागा तो उसने ध्यान अपनी खिंची हुई मांसपेशियों की तरफ नहीं गया उसका, बल्कि नई चीजों को सीखने के लिए वो और ज्यादा उत्साहित था। जहां वह कल रुका था वहीं से आगे उसने पढ़ना शुरू किया। वह दिन भर पढ़ता रहा। वह सीखने के मिशन पर था और पढ़ने के साथ साथ निवेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को वह लिखता रहा। ऐसी कंपनियों की स्टॉक की ट्रेडिंग करो जिनका मुनाफा 10 साल दर साल 2 अंकों के प्रतिशत से बढ़ता हो। बाजार में एक ऐसे सामान्य रुझान तुम्हारे स्टॉक की दिशा में निर्धारित करेगा। किसी भी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के स्टॉक की ट्रेडिंग करो। यह सुनिश्चित कि स्टॉक को खरीदने और बेचने में दिक्कत ना हो। ऐसे स्टॉक का चयन करो जो कम से कम 10 लाख बाहर रोज बिकते हैं। ऐसे स्टॉक को ढूंढो जो इतिहास में सर्वोच्च दाम के निकटतम हो और जिन्हें खरीदारों को समर्थन हासिल। ऐसी कंपनियों जो उपभोक्ताओं की भारी मांग पर नया सामान ला रही हैं या कोई नया या कोई बेहतर बिजनेस मॉडल लेके आ रही हैं, उनके कमाई की बढ़ोतरी की संभावना सबसे ज्यादा होती है। बहुत छोटे स्टॉक से दूर रहो, बड़े स्टॉक एक्सचेंज पर ही ट्रेडिंग करो। पहले से निर्धारित राशि पर अपना नुकसान कर दो और 7 से 10% तक बहुत हुआ। अपनी पोजीशन साइज को अपनी कुल पूंजी के का 10 से या 20% ही रखो। यदि कोई स्टॉक गिरना शुरू कर रहा हो तो उसमें निवेश मत करो। यदि सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ कड़े कदम उठा रही है तो इस कदम के खिलाफ जाकर ट्रेडिंग मत करो। इनमें से कुछ बातों को उसने अमीर ट्रेडर से सीखी थी लेकिन बहुत सी बारीकियां पर उसने पहली बार गौर किया। वो ट्रेडर मनोविज्ञान पर लिखी बहुत सी अच्छी किताबों को आधा से ज्यादा पढ़ चुका था। अब तक उसे पता चल चुका था कि सही दृष्टिकोण का होना ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। उसने ये सारे सबक को सीख लिया। तुम्हें यह जरूर तय करना है कि तुम कामयाब होने तक ट्रेडिंग करते रहोगे। हार मानने वाले जरा सा थकने या निराश होने पर हार मान लेते हैं, जीतने वाले कामयाबी मिलने तक लगे रहे। ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए तुम्हें एक विजेता की तरह सोचना और काम करना चाहिए, शिकायत करने वाले की तरह नहीं। किसी ट्रेडिंग की कार्यप्रणाली की सफलता ट्रेडर के अनुशासन के सीधे प्रभावित करती है। सुनो और सीखो, मगर स्रोत यही है कि स्रोत सही है या नहीं इसकी भी जांच करो और देख लो कि यह काम करेगा या नहीं। अपनी असली पैसों से तब तक ट्रेडिंग शुरू नहीं करो जब तक तुमने अपनी प्रणाली का परीक्षण ना कर लिया हो। बिना लिखित ट्रेडिंग प्लान के ट्रेडिंग नहीं करो। एक ठीक ठाक मुनाफा अपना कर अपने कंगाली का जोखिम कम करो। तुम्हारी प्रणाली तुम्हारी इक्विटी कर्व के बैक टेस्ट में या साल भर की पेपर ट्रेडिंग में
बहुत बढ़िया दिखना चाहिए, यानी कि बढ़ते हुए दिखना चाहिए। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ रखो, जिससे तुम अपने ट्रेडिंग के बारे में बात कर सको। जहां तक मुमकिन हो ट्रेडिंग जर्नल को अपने साथ रखो, अपनी भावनाओं और हर सौदे के बारे में अपने विचार को उसमें दर्ज करो। अपनी खुद की ट्रेडिंग में जो नए ट्रेडर ने महसूस किया था, ट्रेडिंग के मनोविज्ञान के बारे में किताबों में जो बात लिखी थी, उनमें बीच में समानताओं को देखकर नया ट्रेडर आश्चर्यचकित हुआ। इनमें से बहुत सी बातें वह थी जो अमीर ट्रेडर उसे सिखा रहा था। इस इरादे के साथ वह कामयाब होने तक धैर्य से काम लेगा और अब रात में और पढ़ाई करने वाला था। तुम जितनी मेहनत करोगे, हार मानना उतना ही मुश्किल होगा। अमीर ट्रेडर की सलाह। नए ट्रेडर हार मानने की कगार पर आ जाते हैं, खासकर तब जब शुरू के सालों में उन्हें कमाई से ज्यादा पढ़ाई और सीखने की जरूरत समझ में नहीं आती है। लेकिन ट्रेडिंग को नहीं छोड़ने के कुछ मजबूत कारण है। ट्रेडिंग तुम्हें तुम्हारे ही बारे में सिखाएगी। ट्रेडिंग तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में बेहतर बनाएगी। इससे आमदनी का एक निरंतर स्रोत पैदा होगा और अपने निजी या वित्तीय मामलों और भविष्य पर दूसरी किसी भी चीज के माध्यम से इस तरह का नियंत्रण हासिल करना असंभव है। चैप्टर 12। घाटा लगते ही नए ट्रेडर प्रणाली बदलने लगते हैं। अमीर ट्रेडर एक जिताऊ प्रणाली के साथ घाटा लगने पर भी बने रहते हैं। नया ट्रेडर बहुत सारे स्रोत से सीख रहा था। एक गुरु जो कई सालों से सफलतापूर्वक पूर्णकालिक ट्रेडिंग कर रहे थे, दूसरे सफल ट्रेडरों की किताबें और दोहराने वाले पैटर्न्स को बेहतर समझने के लिए वह चार्ट पढ़ रहा था। और सोमवार की सुबह उसने तय किया कि वह अपने गुरु के साथ कुछ और समय बिताएगा। उसे यह बात अच्छी लगती थी कि अमीर ट्रेडर के रूप में उसके पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर था, जिसके पास अपने वह विचार साझा कर सकता था और खुद को पटरी पर रख सकता था। वह अपने बारे में एक और प्रणाली जिसके तहत वह ट्रेडिंग करता था, उसके बारे में जानने के लिए ट्रेडिंग जर्नल का इस्तेमाल कर रहा था और वह अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने अमीर ट्रेडरों का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने जल्दी से ही दरवाजा खोला और नए ट्रेडर को अंदर बुलाया। जैसे ही वह दोनों घर में बैठे, वैसे ही नया ट्रेडर ने बोलना शुरू किया। आप अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं या रिटायर हो गए हैं? मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मगर मेरा तरीका उतना आक्रामक नहीं है, अमीर ट्रेडर ने कहा। इसका क्या मतलब है? मैं अभी स्टॉक्स यानी कि अभी मैं स्टॉक इंडेक्स की मदद से एक ट्रेंड ट्रेडिंग प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस प्रणाली के में ट्रेडिंग के पहले या आखिरी घंटे में थोड़ा सा कुछ बदलाव कर देने पर काम हो जाता है, यानी कि ज्यादा मुझे नहीं बैठना पड़ता, और वह तब जब मुझे कोई संकेत मिल रहा हो। मेरी नजर में कामयाब ट्रेडर की छवि एक ऐसे इंसान की है जो दिन भर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन से चिपका रहता हो, खरीद बिक्री करता रहता हो, पसीने से परेशान हो और हर खबर देखता हो। यह अभी बस मेरी निजी प्रणाली है और यह मेरे व्यक्तित्व और मिजाज के हिसाब से ठीक है। ऐसे डे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर भी हैं जो सारा दिन करते हैं और पैसा कमाते हैं। मेरे ख्याल से ट्रेंड ट्रेडिंग सबसे ज्यादा असरदार तरीका साबित हुई है, लेकिन तुम बहुत से तरीकों से पैसा कमा सकते हो यदि तुम नियमों का पालन करना जानते हो। अनुशासित ट्रेडर किसी भी बेहतर प्रणाली से ट्रेडिंग करते हुए पैसे बना सकते हैं, मगर अनुशासनहीन ट्रेडर किसी भी प्रणाली से ट्रेडिंग करें, वह अपने पैसे को नहीं बना सकते, क्योंकि वह उस प्रणाली का ढंग से पालन ही नहीं करेंगे। वे संकेतों को मानने के बजाय उसकी आलोचना करेंगे। दाम और मूल्य से मिल रहे संकेत को मानने के बजाय वह बाजार में भविष्यवाणी करने का प्रयास करेंगे। दुख की बात यह है कि कुछ ही घाटों के बाद वह हार मान लेते हैं, और यह बहुत बदनसीबी की बात है, क्योंकि लगे रहने पर यानी कि लगे रहकर ट्रेडिंग करने से अगले कुछ सौदों में उतना इतना बड़ा मुनाफा मिलता है कि जिससे सभी छोटे छोटे घाटों की भरपाई हो जाती है। मेरे मौजूदा प्रणाली की खूबसूरती इसकी सादगी में है, और जब यह कोई रुझान पकड़ ले तो इसमें ज्यादा बदलाव किए बगैर बड़ा मुनाफा होता है। तो आप ट्रेंड ट्रेडिंग करने देने की सलाह दे रहे हैं? नए ट्रेडर ने बेचैनी से पूछा। मैं उन सिद्धांतों का पालन करने की सलाह दे रहा हूँ जिनकी हमने चर्चा की है, और ट्रेडिंग का वह अंदाज अपनाओ जो तुम्हारे व्यक्तित्व के हिसाब से सही हो। तुम किस तरह की ट्रेडिंग में सुकून महसूस करते हो? क्या तुम दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी पोजीशन की सहायता से छोटे मुनाफे को बटोरना चाहते हो, या तुम इंडेक्स की ट्रेडिंग करना चाहते हो और तकनीकी संकेतों से जैसे मूविंग एवरेज का उपयोग करके
मौजूदा रुझान का पालन करना चाहते हो? क्या बॉलिंजर बैंड जैसे तुम्हें इंडिकेटर्स आकर्षित करते हैं? क्या तुम बाजार से सबसे ज्यादा वॉल्यूम या सबसे ज्यादा कमाई की घोषणा की उम्मीद वाले स्टॉक को चार्ट की सहायता से सही समय पर खरीद कर या फिर सही समय पर बेचकर एक ग्रोथ निवेशक भी बन सकते हो? यह दूसरे करियर की तरह ही है। जिस चीज के लिए तुम में जुनून है, वह करते हुए तुम्हें कामयाबी मिलेगी। मैं बस वह करना चाहता हूँ जिससे पैसे ज्यादा बने। जिस प्रणाली को अनुशासन और विश्वास के साथ लंबे समय तक इस्तेमाल करोगे, वही प्रणाली तुम्हें सबसे ज्यादा पैसे बना कर देगी। अमीर ट्रेडर आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराए। क्या मतलब? यह क्या यह संभव नहीं है कि मेरे लिए वह प्रणाली सबसे बेहतर हो जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मुनाफा हो? आपको क्या लगता है कि मैं सबसे ज्यादा रिटर्न वाली किसी भी प्रणाली का पालन नहीं कर सकता हूँ? कुछ लोग स्वाभाविक रूप से मोल भाव करने वाले होते हैं। किसी स्टॉक या इंडेक्स को सर्वोच्चम दाम पर खरीदना और उनकी प्रवृत्ति के खिलाफ होता है। वो दाम के मूविंग एवरेज का सपोर्ट या बॉलिंजर बैंड के निचले बिंदु तक गिरने का इंतजार करते हैं। अपनी ध्यान सूची में मौजूद किसी ऊपरी रुझान वाले स्टॉक के थोड़ा सा नीचे गिरने पर वह फिर से भी पैसे कमा लेते हैं। कुछ ट्रेडर आक्रामक होते हैं और उन्हें ब्रेकआउट पर खरीदना अच्छा लगता है, क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि स्टॉक के खरीदार इसके चढ़ने की उम्मीद में है। ऐसा ट्रेडर अपनी सूची से कोई मॉन्स्टर स्टॉक खरीदता है और जो एक बड़े वाले मुनाफे वाली बढ़त से पहले नीचे नहीं गिरता। दोनों ही तरह के ट्रेडर आगे चलकर कामयाब होंगे, क्योंकि दोनों ही ऐसी प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कारगर है। लेकिन आक्रामक ट्रेडर मोल भाव करने वाले ट्रेडरों के तरीकों के अपनाते हुए मोल भाव करने वाला ट्रेडर आक्रामक ट्रेडर के तरीकों को अपनाते हुए सफल नहीं हो सकता। यानी कि एक दूसरे के तरीके वो अपनाएंगे तो वो बिल्कुल फेल हो जाएंगे, वो सफल नहीं होंगे। आक्रामक ट्रेडर अपना धैर्य खोकर कोई ऐसा स्टॉक खरीद लेगा तो जो पहले से ही काफी ऊपर चढ़ा होगा, और मोल भाव करने वाला ट्रेडर स्टॉक को गिरने से पहले ही संकेत पर इसे महंगा समझकर बेच देगा। तो क्या आप ट्रेडिंग में कामयाबी को कम शब्दों में बता रहे हैं? हाँ, अमीर ट्रेडर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। ट्रेडिंग एक शैली है, एक ऐसी शैली अपनाओ जो तुम्हें आकर्षित करती हो और सही लगती हो, और उस शैली के बारे में सब कुछ सीख लो। एक प्रणाली विकसित करो जो ऐतिहासिक रूप से मुनाफा पैदा करने वाली हो। उन स्टॉक या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की सूची बनाओ जिनमें तुम्हारी प्रणाली के हिसाब से बढ़िया उम्मीदवार होने की विशेषता है, और उन्हें कुछ महीनों तक अलग अलग मार्केट चक्र में टेस्ट करो और देखो कि उनका प्रदर्शन कैसा। अगर तुम अगर तुम संतुष्ट हो कि यह एक जिताऊ प्रणाली है, तो छोटी पोजीशन लेकर इसकी ट्रेडिंग शुरू करो। बस इतना कि कमीशन का मूल्य निकालने पर मुनाफा हो जाए। जैसे जैसे तुम्हें इस प्रणाली को अलग अलग हिस्से में समझ आने लगे, धीरे धीरे अपनी पोजीशन साइजिंग बड़ा करते जाओ। अपने विचारों और भावनाओं को जर्नल में लिखो ताकि तुम सीख सको कि किस कारण तुम ज्यादा या कम ट्रेडिंग करते हो या अपनी प्रणाली से भटक जाते हो। सफल ट्रेडरों की किताबों को पढ़कर सीखना और आगे बढ़ना जारी रखो। माहिर ट्रेडर्स से रिश्ते बनाओ और शिष्टाचार के साथ उनसे सलाह या उनकी मदद मांगो। नए ट्रेडर को एहसास हुआ कि यह महज अमीर ट्रेडर की राय नहीं थी, बल्कि यह एक वह ज्ञान था जिससे उसने करोड़ों रुपए कमाए थे। अमीर ट्रेडर ने बोलना जारी रखा, एक नए ट्रेडर के रूप में तुम एक मेडिकल इंटर्न की तरह होते हो, एक जो हर चिकित्सा क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा काम करके सीखता है, समझता है और देखता है कि उसके लिए क्या ठीक है। तुम एक कुछ वक्त के लिए डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, ग्रोथ स्टॉक ट्रेडिंग और ट्रेंड ट्रेडिंग सबसे गुजरना चाहिए। तुम्हें तेज और धीमे स्टॉक की एक सूची बनानी चाहिए। तुम्हें इसमें लार्ज या स्मॉल कैप के इंडेक्स ETF को भी शामिल करना चाहिए। तुम्हें अपनी दिलचस्पी के हिसाब से कागज पर कुछ छोटी पोजीशन के साथ प्रयोग करना चाहिए। ट्रेडिंग करते हुए अपनी भावनाओं पर ध्यान दो। हो सकता है तुम्हारा तनाव तुम्हें कह रहा हो कि यह बहुत तेज उतार चढ़ाव वाला स्टॉक है और तुमसे नहीं संभाला जाएगा। तुम्हारी बोरियत
तुम्हें ये कह सकती है कि जिस प्रणाली से तुम ट्रेडिंग कर रहे हो उससे आ रहा मुनाफा तुम्हारे लगाए गए समय के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। तुम्हारी अनिश्चयता तुम्हें ये बता सकती है कि तुमने किसी स्टॉक के ऐतिहासिक प्रदर्शन का अध्ययन विश्वास करने लायक जितना ही नहीं किया है। मतलब मुझे अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना है, मैं कोई बना बनाया सिस्टम जो मुनाफा कमा कर दे नहीं चुन सकता। अगर तुम्हारी ट्रेडिंग प्रणाली जोखिम और ईमान यानी कि जोखिम और इनाम बर्दाश्त करने की तुम्हारी क्षमता से फिट नहीं बैठती और इसके प्रदर्शन में विश्वास नहीं है, तो तुम्हारी सफलता में बाधा आएगी। तुम इनकी मदद से अपनी प्रणाली की सफलता को नाप सकते हो। उसने एक खाली पन्ना निकाला और हर वाक्य को नए ट्रेडर को समझाया। द विनिंग परसेंटेज wins divided by total trades, payoff ratio, profits versus loss, your largest winning trade, your largest losing trade, average winning trade, average losing trade, largest percentage drawdown, the most money you have lost in a row divided by your starting capital before the drawdown, average percentage drawdown, what is the average money lost during your losing streaks divided by your account before each loss, then divided by number of total losses, largest numbers of straight losses, largest numbers of straight wins, टोटल परसेंटेज प्रॉफिट्स फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। ये रिकॉर्ड तुम्हारी प्रणाली में तुम्हारा विश्वास बहाल करेंगे। तुम्हारा सिस्टम विभिन्न मार्केट परिस्थितियों में किस तरह प्रदर्शन कर रहा है, जिससे इससे तुम्हारा जुड़ा पैटर्न तुम 100 सौदों के बाद देखना शुरू करोगे। तुम्हें इसमें कमी भी नजर आएगी। उदाहरण के तौर पर एक बड़े ट्रेलिंग स्टॉप का होना, जिसे ठीक करके तुम इसका प्रदर्शन एक बहुत बेहतर ढंग से कर सकोगे। उद्देश्य एक ऐसी ट्रेडिंग प्रणाली बनाने की और प्रयासरत करने रहने का है जो बाजार के बारे में तुम्हारी मान्यताओं से मिलती हो, जिसका फायदा तुम साबित कर सको, जिसमें जोखिम का नियंत्रण किया जा सके और जिसमें तुम्हारा विश्वास हो और तुम जिससे लंबे समय तक फॉलो कर सको। जब तक मुंह का मुक्का ना लगे, यानी कि जब तक मुंह पर मुक्का ना लगे, हर किसी के पास एक गेम प्लान होता है। अमीर ट्रेडर की सलाह, यह मेरे ट्रेडिंग का निजी तरीका है। मैं कम स्क्रीन टाइम वाले प्रणाली से ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। ट्रेडिंग से जुड़ा निर्णय मुझे दिन के आखिरी घंटे में लेना पसंद है और मैं स्क्रीन से चिपक कर वक्त बर्बाद करना नहीं पसंद करता। मैं डे ट्रेडिंग के बजाय एक ऐसी प्रणाली चुनता हूँ जिसमें दिन के अंत तक संकेत मिल सके। इससे हफ्ते में मेरा 30 घंटा बच जाता है और जिससे मैं बैक टेस्ट या चार्ट अध्ययन या पढ़ाई या जीवन का आनंद लेने में बिताता हूँ। मैं ऐसे स्टॉक की ट्रेडिंग करता हूँ जिनके दाम नियमित स्तर पर हो और मैं दूर की सोच कर चलता हूँ। मैं फाइनेंशियल सुर्खियों और दूसरों की राय के बजाय दाम की चाल के हिसाब से ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। मैं जटिलता की जगह सादगी को पसंद करता हूँ। मैंने केवल मूविंग एवरेज RSI की दाम की चाल की मदद से ट्रेंड को पकड़कर साल भर तक, यानी कि साल दर साल मैंने मुनाफा कमाया है। पूंजी में बड़े घाटे से बचने के लिए मैं ज्यादातर स्टॉक के 10 से 20% पोजीशन साइजिंग लेकर जोखिम को नियंत्रित करने का भी प्रयास करता हूँ। मैं किसी डाइवर्सिफाइड इंडेक्स में बड़ी पोजीशन ले लेता हूँ। 10 दिन के EMA से दूर, 30 RI के नजदीक ओवरसोल्ड के दाम पर सस्ते सौदों में वापस ले जाने के लिए मेरे पास पसंदीदा संकेत है। मेरे पास स्टॉक का पोर्टफोलियो नहीं है, मेरे पास ट्रेंड और ट्रेडिंग प्रणाली है। रिकमेंडेड रीडिंग, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक बाय विलियम ओनियल। चैप्टर 13, नए ट्रेडर अपनी राय के आधार पर सौदा करते हैं, अमीर ट्रेडर गणित लगाकर सौदा करते हैं। अमीर ट्रेडर ने उसे डिनर पर आमंत्रित किया था और नया ट्रेडर बहुत उत्साहित था। ऐसा पहली बार हो रहा था, शायद वह अपने गुरु का नजदीकी दोस्त बन रहा था। उसके मन में बूढ़े आदमी के लिए बहुत सम्मान था और उनके बीच की दोस्ती बढ़ती हुई उसके लिए बहुत मायने रखती थी। वे असभ्य न लगे, इसलिए उसने तय किया कि वह डिनर पर अपने नोट्स लेकर नहीं जाएगा। उसे उम्मीद थी कि वह सब कुछ याद रख के बाद में लिख लेगा। जब वो तैयार हो रहा था, उसकी नजर अपने जमा किए गए नोट्स पर पड़ी। उसने पाया कि वह 3 वर्गों में बांटे हुए थे, तरीका और जोखिम नियंत्रण।
और मनोविज्ञान, उसे अब ये समझ अब में अब आया कि उस इनमें से किसी भी मामले में दिक्कत होने पर वह असफल हो सकता है। अगर उसकी ट्रेडिंग प्रणाली का जीत प्रतिशत बड़ा भी हो और वह जोखिम को नियंत्रण ना करे, तो वह अपने अकाउंट का पूंजी को आखिर में खो दे। दूसरी ओर वह एक पेशेवर की तरह हमेशा अपना नुकसान नियंत्रित कर सकता था, और यदि उसका तरीका कि ऐतिहासिक रूप से या मौजूदा बाजार में मुनाफा पैदा करने वाला ना हो, तो भी वह आगे चलकर कामयाब नहीं होगा। अगर उसकी प्रणाली बाजार में दूसरों से बेहतर नहीं हुई, तो बार बार होने वाला घाटा और कमीशन मिलकर उसका अकाउंट इतना खाली कर देंगे कि वह सही से ट्रेडिंग नहीं कर सकेगा। एक जिताऊ प्रणाली और नियंत्रण, यानी कि जोखिम का नियंत्रण के बावजूद उसे खुद पर नियंत्रण और अनुशासन रखना होगा। उसने जितना सोचा था, ट्रेडिंग उससे ज्यादा मुश्किल थी। ऊपर जा रहे स्टॉक को खरीदने के अलावा भी इसमें बहुत कुछ था। यहाँ कोई रातों रात पैसा नहीं मिलता था। मुनाफा केवल मेहनत, अनुशासन, साहस, धैर्य और मुश्किल समय में टिके रहने से ही कमाया जा सकता था। ट्रेडिंग करते हुए मशहूर ट्रेडरों की कहानियां पढ़ते हुए, वह अपने गुरु के साथ समय गुजारते हुए, वह एक सारे सबक को सीख रहा था। वह चार्ट का अध्ययन कर रहा था, जिन प्रणालियों का वह प्रशिक्षण कर रहा था, वह उनको अपनी पेपर ट्रेडिंग में भी कर रहा था। उस शाम को वह अमीर ट्रेडर के साथ पसंदीदा रेस्टोरेंट में पहुंचा। अमीर ट्रेडर एक कोने में एक बड़े से टेबल पर बैठा हुआ था। नए ट्रेडर मुस्कुराते हुए हलचल भरे रूम को पार करते हुए उनके पास पहुंचा। वहां पहले से वाइन की एक बोतल टेबल पर रखी हुई थी। हेलो नए ट्रेडर, प्लीज बैठ जाओ। तुम्हें जो भी पसंद है ऑर्डर करो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पार्टी है। नए ट्रेडर को ये अमीर ट्रेडर का बड़प्पन लगा और उसने सावधानी से मेन्यू को देखा। अमीर ट्रेडर ने उसके ग्लास में वाइन डाली। जब वेटर आया तो नए ट्रेडर ने पहले ऑर्डर लगाया। मैं न्यूयॉर्क स्ट्रिप लेना पसंद करूंगा। और आप उसे किस तरह पकवाना चाहेंगे? वह सोचने लगा अच्छे से। उसने आखिर में जवाब दिया, और मैं एक मीडियम रेयर पोर्टर हाउस लूंगा। अमीर ट्रेडर ने कहा। वेटर के जाने के बाद अमीर ट्रेडर ने एक नए ट्रेडर की बेचैनी को भांप लिया। तुम कुछ बेचैन करते हो? माफ कीजिएगा, मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि इसमें कितना खर्च हो जाएगा। नए ट्रेडर ने अपनी नैपकिन को मोड़ते हुए घबराते हुए कहा। तुम यह सोचकर परेशान हो रहे हो कि इसमें मेरा कितना पैसा चला जाएगा? तुम्हें उस तरह से पैसे के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए कि तुम कितने घंटे काम करके इस खाने का पैसा चुकाने लायक मुनाफा कमा सकते हो। हाँ, मैं हमेशा से पैसे बचाना चाहता हूँ, खर्च करना नहीं। मैं इस बात से राजी हूँ कि आदमी को पैसा सोच समझकर खर्च करना चाहिए, और हिसाब से खर्च करना पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का शानदार तरीका है। पर मुझे यह भी लगता है कि आप अपने पैसे, कमाए पैसे का आनंद लेना और इसे ऐसे खर्च करना जैसे तुम्हें ठीक लगे, ये भी जरूरी है। मुझे नई कार या बड़े घर का शौक नहीं है, मगर मैं यात्राओं और दोस्तों के साथ खाने पर पैसा खर्च करना पसंद करता हूँ। पैसा खर्च करते वक्त तो मुझे खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या तुम्हें उस पैसे के बदले में क्या बढ़िया वैल्यू मिल रही है। अगर जवाब है हाँ, तो तुम्हें आराम के साथ इसका आनंद लेना चाहिए। अगर जवाब है ना, तो उस चीज पर दोबारा पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए और अभी आराम करो। यह मैं ट्रेडिंग से कमाए मुनाफे का ही सही खर्च कर रहा हूँ। अमीर ट्रेडर ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे शुरुआती साल चुनौती भरे होंगे और तुम्हें मेरा नजरिया समझने में वक्त लगेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तुम्हारे लिए यह समझना जरूरी है कि शुरुआती ट्रेडिंग करियर में तुम्हारा घाटा ट्रेडिंग से सीखने के लिए दी गई ट्यूशन की फीस की तरह है। यह किसी कॉलेज में कुछ सीखने के लिए दी गई फीस की तरह ही है। जब तुम एक ट्रेडर के रूप में माहिर हो जाओगे और अपनी प्रणाली को बेहतर समझने लगोगे, तब तुम्हारा घाटा व्यापार की करने की कीमत होगी और तुम्हारे मुनाफों की भी भरपाई हो जाएगी। जब मुझे घाटा होता है तो मैं हारा हुआ महसूस करता हूँ। मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। नए ट्रेडर ने कहा। अगर तुम अपना ट्रेडिंग प्लान शुरू से लेकर आखिर तक 100% फॉलो करते हो तो तुम्हारी ट्रेडिंग सफल है। अगर तुम कोई गलती करते हो और उस गलती से सीख लेते हो, तो यह पैसा बनाने, तुम्हारे हुनर को और निखारने के लिए ही मदद करता है। जिन गलतियों से जेब से पैसा जाता है, उनसे याद रहने और सुधारने की संभावना भी पेपर ट्रेडिंग और सिमुलेटर की मुकाबले ज्यादा होती है।
जब पैसों का नुकसान हो रहा हो तब तनाव को कम करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि अभी भी घाटा होने पर मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। ना ट्रेडर ने खींच कर पूछा। ट्रेडिंग करते हुए तुम्हें पैसों को पॉइंट्स की तरह देखना चाहिए। पेशेवर लोग काम करते समय अपना मुनाफा या घाटा नहीं गिनते। एक सर्जन सर्जरी करते समय पैसों का हिसाब नहीं रखता। अच्छा, ये मैंने या एक चीरा लगाया और $400, अब मैं एक गॉल स्टोन निकाल रहा हूं और $800। पेशेवर लोग अपने काम के बारे में इस तरह से नहीं सोचते हैं। वह सही तकनीक पर ध्यान देते हैं और मुनाफा उस उनके मेहनत और लगन से अपने आप आता है। अपने आप आ रहे मुनाफे को गिनते मत रहो, क्योंकि अगर वह तुम्हारे हाथ से निकल गया तो ज्यादा दुख होगा। बजाय इसके अपनी प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करो और अपने संकेतों का पालन करो। कार्यवाही मुनाफा अपने आप आएगा। अपनी प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी सफलता की संभावना को कैसे बढ़ा सकता हूँ? मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा जिससे तुम्हारी सफलता की संभावना बढ़ जाए। पहली बात, तुम्हें बाजार के रुझान के हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। अगर तुम अप ट्रेंड में लॉन्ग ट्रेडिंग कर रहे हो तो डाउन ट्रेंड में शॉर्टिंग कर रहे हो तो तुम्हारी कामयाबी की संभावना ज्यादा है। इसको तय करने से का सबसे अच्छा तरीका यह है कि S&P 500 और नैस्डैक के चार्ट को देखना है। अगर दाम 200 दिन के मूविंग एवरेज वाले लाइन के ऊपर है तो तुम्हें अप ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड में है, तो तुम पहले से ही निर्धारित मानकों के आधार पर लॉन्ग ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर तुम गिरते हुए बाजार में लॉन्ग ट्रेडिंग करोगे तो तुम अपनी असफलता की संभावना को अच्छा खासा कम कर लोगे। जब कोई टोरपेडो किसी जहाज से टकराता है तो पूरा जहाज डूबता है, उसका कोई एक हिस्सा नहीं। आप ये कह रहे हैं कि मैं बाजार की मौजूदा दिशा के हिसाब से ट्रेडिंग करूं? यह पहला कदम है। तुम्हें चार्ट पर स्टॉक या इंडेक्स का स्वीट स्पॉट ढूंढकर उस पर उसे खरीदना होगा, और यह दाम वो दाम है जहां पर वॉल्यूम होता है। इनमें नए और अब तक के सर्वोच्च दाम की और हुआ ब्रेकआउट शामिल है, जहां पर हर किसी ने पैसा बनाया है और हर किसी की दिलचस्पी बेचने में नहीं है। ब्रेकआउट लंबी अवधि से रेजिस्टेंस बिंदु पर भी हो सकता है, जैसे कि दाम जब 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आखिरकार आ जाए। इसके पलट, अगर तुम एक ग्रोथ स्टॉक को शॉर्ट कर रहे हो और दाम 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चला जाए तो यहाँ पर शॉर्ट की जरूरत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि इस स्टॉक को खरीदार इस नहीं है और जो इसके दाम को डाउन ट्रेंड में समर्थन देंगे। स्वीट स्पॉट किसी अप ट्रेंड के चार्ट या सपोर्ट बिंदु के रूप में मौजूद होते हैं। यह बॉलिंजर बैंड्स का निचला हिस्सा हो सकता है जो 1-2 महीनों में वैसे ही बना हुआ हो। सपोर्ट किसी खास मूविंग एवरेज जैसे 10 दिन या 20 दिन या किसी मूविंग एवरेज या वास्तविक दाम के स्तर पर भी हो सकता है, और यह उस खास चार्ट और दोहराते पैटर्न को देखने की तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करता है। चार्ट के माध्यम से उस पॉइंट की पहचान करने के बाद जरूरी है तुम इसे खरीद लो। हिचकिचाओ मत, जब तुम्हें संकेत मिले तो खरीद लो, क्योंकि तुम इंतजार करके आज इसके आगे निकल जाने के बाद इसका पीछा नहीं कर सकते। अगर तुम जल्दी खरीद लोगे या इंतजार करने के बाद देर से खरीदोगे तो तुम्हारे सफलता की संभावनाएं कम हो जाएंगी। मुझे अपने संकेतों को मानना है, डर पर काबू पाना है, संकेत मिलने पर हिचकिचाना नहीं है और लालच करके जल्दी खरीदारी नहीं करनी है। समझ गया? नए ट्रेडर ने कहा। उसे यह एहसास हुआ कि अमीर ट्रेडर उसे यह सब कुछ पहले से भी बता चुका है। अमीर ट्रेडर ने बोलना जारी रखा, अपनी राय और भावनाओं के आधार पर ट्रेडिंग मत करो, केवल प्रणाली के हिसाब से ट्रेडिंग करो। और अपनी प्रणाली की ट्रेडिंग तब तक मत करो जब तक कि तुमने सॉफ्टवेयर की मदद से इसकी बैक टेस्टिंग नहीं कर ली हो और पिछले चार्ट को नहीं पढ़ लिया हो। इससे तुम्हें जीत के रेशियो और जोखिम का इनाम यानी कि रेशियो का अच्छा आइडिया मिल सकता है। एक सटीक बैक टेस्ट के लिए तुम्हें विभिन्न प्रकार के बाजारों में कम से कम 50 से 100 काल्पनिक ट्रेड की आवश्यकता पड़ेगी, ये देखने के लिए कि मौजूदा बाजार में इसका प्रदर्शन कैसा है। तुम इसकी
कितनी बढ़िया से ट्रेडिंग कर पा रहे हो। तुम्हें कागज पर या सिमुलेटर पर इसे फॉरवर्ड टेस्ट करने की भी जरूरत पड़ेगी, तब जाकर तुम ट्रेडिंग के लिए तैयार हो पाओगे। स्टॉक मार्केट में आदमी की अपनी राहें और भावनाएं ज्यादातर गलत होती हैं, मगर मौजूदा रुझान ज्यादातर सही होता है। अगर तुम एक सिद्ध प्रणाली का अनुशासन के साथ पालन करोगे तो आगे चल के तुम्हारे सफल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। कुछ खास स्टॉक और अपनी चुनी हुई प्रणाली के मामले में विशेषज्ञ बन जाने से तुम्हें फायदा होगा। तुम अगर डे ट्रेडर बनना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि दिन भर में गुजरते घंटों के साथ स्टॉक की ट्रेडिंग में किस प्रकार का बदलाव आता है, किस समय वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है और बाजार के रुझान में आने की सर्वाधिक संभावना किस समय होती है। तुम्हारी ट्रेडिंग इन्हीं मानकों के आधारित पर होनी चाहिए। हो सकता है कि तुम बाजार के खुलने से पहले 1 घंटे ट्रेडिंग ना करो, क्योंकि तब वह बहुत उतार चढ़ाव होता है। तुम्हारी योजना सूची में पड़े ब्रेकआउट वाले स्टॉक को सुबह 10 बजे के बाद या दोपहर के सपोर्ट मूल्य पर उठ रहे किसी स्टॉक को खरीदने की हो सकती है। जब ज्यादातर इंडेक्स हरे हों या तो तुम्हारी प्रणाली लॉन्ग ट्रेडिंग यानी कि लॉन्ग ट्रेडिंग करने की भी हो सकती है, और जब लाल हो तो शॉर्ट ट्रेडिंग करने की भी हो सकती है। अगर स्टॉक 10 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर है तो तुम्हारे ट्रेडिंग की दिशा साप्ताहिक समय सीमा पर आधारित हो सकती है। अगर एक माहिर डे ट्रेडर के तौर पर तुम्हें एक स्टॉक यानी कि एक ऐसे स्टॉक की सूची बनानी होगी जिनके दाम की चाल तुम्हारे ट्रेडिंग प्रणाली के अनुकूल हो। अगर तुम ब्रेकआउट की रोजाना रुझान के हिसाब से ट्रेडिंग करने वाले हो तो तुम्हें एक बड़े औसत के दाम रेंज और तेज उतार चढ़ाव वाले स्टॉक की जरूरत होगी। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर तुम अपने स्टॉक की सूची बना सकते हो और वह स्टॉक कैसे ट्रेड होते हैं, उनके रुझान, औसत वॉल्यूम, प्रतिशत और कुछ वे कितना डॉलर रोज ऊपर नीचे होते हैं, इस पर महारत हासिल कर सकते हो। कमाई की घोषणा या एक ऐसी और कोई बात जो स्टॉक के दाम को प्रभावित कर सकती हो, उसके बारे में भी तुम्हें पता लगाना चाहिए। जब तुम्हें इनसे बेहतर स्टॉक मिल जाए तो तुम्हें अपनी सूची को बदलकर बेहतर स्टॉक को शामिल कर लेना चाहिए। अगर किसी न किसी चीज की पढ़ाई सैकड़ों घंटों से है तो वह हमेशा ही किसी नौसिखियों को हरा देगा। जिन्हें पता है कि वह क्या कर रहे हैं, वह हर हाल में फायदे में रहते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा जो लोग ट्रेडिंग करना नहीं जानते उनकी जेब से निकालकर उन लोगों को ट्रेडिंग जो करना चाहते हैं उनकी जेब में पहुंचाता है। वॉल्यूम का ध्यान रखो। स्मार्ट मनी को पता होता है कि गतिविधि कहाँ हो रही है और मुनाफा कहाँ है। उन्हें ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मॉन्स्टर स्टॉक किसी चट्टान के छिपे हुए नहीं होते। उनको 200% से लेकर 500% तक ऊपर जाने से पहले ही उनका नाम लगभग हर किसी ने सुन लिया होता है। जब कोई कंपनी बहुत अधिक कमाई की अपेक्षा करती है तो ट्रेडर अपने निवेशक से यह पहले जान लेते हैं कि उनका दाम और वॉल्यूम दोनों बढ़ता है। इनमें तुम सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाली सूची जो प्रमुख वेबसाइट या बिजनेस समाचार पत्रों की प्रकाशित होती हैं उनको तुम ढूंढ सकते हो। जो स्टॉक डे ट्रेडिंग करने के लिए उपलब्ध हैं या उपयुक्त हैं, डे ट्रेडर उनका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। ऑप्शंस लिखने वाले वैसे इक्विटी पर ऑप्शंस लिखते हैं जिनमें ऑप्शंस की ट्रेडिंग होने के लायक की चाल हो। अधिकांश वॉल्यूम वाले स्टॉक और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में होता है जिनमें सफल ट्रेडिंग की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तुम्हें इन्हीं इक्विटीज की ट्रेडिंग करनी चाहिए। बढ़िया स्टॉक चुनने के मामले में अविश्वसनीय सूत्रों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करो। ऐसा बोलने वाले ज्यादातर लोग वह होते हैं जिनका पैसा उस स्टॉक में फंसा होता है और वह इसे चढ़ाकर फिर से बेचना चाहते हैं। जिनका वॉल्यूम अधिक हो उन्हीं इस ऊंचे स्टॉक में निवेश करो। इससे बिड और आस्क के बीच का अंतर कम होता है और तुम खरीदते और बेचते वक्त पैसा नहीं गंवाओगे और कोई खरीदार मौजूदा बिड प्राइस का तुम्हारा स्टॉक खरीदने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। संक्षेप में, ट्रेडिंग में सफलता की संभावना को बढ़ाने के लिए मुझे बाजार में रुझान की दिशा में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपनी राय और भावनाओं को किनारे करके अपनी प्रणाली के हिसाब से ट्रेडिंग करने के फैसले लेने चाहिए। चार्ट पर मौजूद स्वीप
स्वीट स्पॉट की खरीदारी ही करनी चाहिए। मेरी अपनी ट्रेडिंग प्रणाली और अपनी सूची में स्टॉक का एक विशेषज्ञ बनना चाहिए। जहां वॉल्यूम ज्यादा हो वहीं ट्रेडिंग करनी चाहिए। नाइट राइडर ने नए ट्रेडर ने अपनी नैपकिन को लिख लिख कर भर दिया और उसने उसने फिर नजर उठाकर देखा कि पूछा मैंने सही लिखा है। हम इसी तरह जीतते हैं, अमीर ट्रेडर ने जवाब दिया। और साथ ही उनका खाना लेकर वेटर पहुंच गया। इससे बाधाएं मेरे पक्ष में हो जाएंगी, नेहरू ट्रेडर ने खुद ब खुद बुदबुदाकर कहा। नए ट्रेडर ने, अच्छा सुनिए, क्या मैं दूसरा नैपकिन ले सकता हूँ? वेटर मुस्कुराया और नैपकिन लेने चला गया। यह 5 चीजें एक साथ चलती हैं और यह तुम्हें उन 10 ट्रेडरों में शुमार करा सकती हैं जो लगातार पैसा कमाते हैं। तभी वेटर नए नैपकिन का बंडल लेकर आ गया था। नए ट्रेडर ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। वह सोच रहा था कि उसे नोटबुक लेकर आना चाहिए था। हाँ, मैं अभी भी उन्हें 10% में शुमार होना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी यही करूंगा। स्टॉक मार्केट या लास वेगास में पैसे बाधाओं के बारे में आपकी समझ और विरोधी की नासमझी के अंतर में बनता है। हार्वे फाइड्रेटे, अमीर ट्रेडर की सलाह, सिर्फ दाम से पैसा बनाते हैं। अहंकार और भावनाओं के मेल जोल से ट्रेडिंग महंगी पड़ जाती है। बतौर ट्रेडर हमारा लक्ष्य कम से कम पूंजी में सही समय पर सही दाम को पकड़ना है। मैंने जितनी ट्रेडिंग की है उसके आधार पर मैं दाम की चाल पर पहचानने में बड़ा वक्ता हूँ। निजी राय और भविष्यवाणियों जैसी बुराइयों से दूर रहना मेरे मानसिक स्वास्थ्य और सफलता के लिए कारगर साबित हुआ है। अपनी निजी भावनाओं में बहने के बजाय तथ्य और दाम को देखकर निर्णय लेने की तुम्हारी क्षमता लंबी दौड़ में तुम्हारा मुनाफा सुनिश्चित करेगी। रिकमेंडेड रीडिंग, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग बाय मार्शल लिंक।